छोटे से गांव के किनारे स्थित कच्चा मकान बना हुआ था। दरवाजे पर तुलसी का चौबारा था और बरामदे में एक बूढ़ी माँ बैठी थी। पास में 3 युवक खड़े थे। घर पुराना लेकिन साफ सुथरा था। हल्की धूप फैली हुई थी। गंगाबाई लकड़ी की चौकी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में ममता झलक रही थी। उनके तीनों बेटे वीरभान, धनराज और चंद्रसेन उनके सामने खड़े थे। गंगाबाई के हाथ में एक छोटी सी थैली थी। बेटा, ये मेरी सारी जमा पूंजी है, केवल 9 स्वर्ण मुद्राएं। वो तीनों बेटों की ओर देखती हैं, फिर 3-3 मुद्राएं उनके हाथ में रख देती हैं। माँ, आप ये हमें क्यों दे रही हो? बेटा, अब तुम सब बड़े हो गए हो। इन मुद्राओं से अपने भाग्य का निर्माण करो। जब कुछ भी बड़ा हासिल करो, तभी लौटकर अपने इस आंगन में आना। लेकिन माँ, अगर हम असफल हो गए तो भी तुम्हारे लिए मेरा द्वार हमेशा खुला रहेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सब सफल होंगे। चंद्रसेन अपनी स्वर्ण मुद्राएं देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जबकि वीरभान और धनराज की आंखों में उत्साह झलकता है। माँ, एक दिन मैं अपनी ताकत से इस दुनिया में अपना स्थान बनाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब राजा मुझे अपनी सेना में सबसे ऊंचे पद पर बैठाएगा। देखना माँ। और माँ, मैं व्यापार की दुनिया में अपना भाग्य आजमाऊंगा। एक दिन इतना धनी बन जाऊंगा कि लोग मेरा नाम सुनकर सम्मान से झुक जाएंगे। देखना माँ। और माँ, मुझे तो बस संगीत पसंद है। मैं जहाँ जाऊंगा अपनी बांसुरी के सुरों से लोगों का मन मोह लूंगा। वीरभान और धनराज हल्का सा हंसते हैं। मेरे भाई, ये दुनिया बांसुरी बजाने से नहीं चलती। जीवन में आगे बढ़ना है तो शक्ति और धन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई धनी नहीं बना तो दुनिया उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं देगी। हाँ। गंगाबाई तीनों को आशीर्वाद देती हैं। तीनों बेटे अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वीरभान एक बड़े राज्य की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम तेज थे, आंखों में एक सपना था। कुछ ही दिनों में वो एक विशाल किले के सामने पहुंच गया, जहां राजा की सेना अभ्यास कर रही थी। किले का प्रवेश द्वार ऊंचा और भव्य था। वीरभान सेना के अभ्यास को गौर से देखने लगा। अचानक एक सैनिक घायल हो गया और वीरभान तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगा। तुम कौन हो? मेरा नाम वीरभान है। मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ। मैं राजा की सेना में शामिल होना चाहता हूँ। तभी राजा विक्रम वहाँ आ पहुँचा और वीरभान की ओर देखकर बोला, योद्धा बनना आसान नहीं है, पराक्रम दिखाना पड़ता है, पराक्रम। महाराज की जय हो। मैं जानता हूँ महाराज की योद्धा बनना इतना आसान नहीं। इसके लिए स्वयं को साबित करना पड़ता है। बहुत अच्छे कि तुम इतना जान गए। अब ये बताओ कि क्या तुम योद्धा बनने के लिए कोई भी परीक्षा दे सकते हो? महाराज, मैं योद्धा बनने के लिए किसी भी कठिन परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं कठिन से कठिन परीक्षा में भी सफल हो जाऊंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर हमें अच्छा लगा। अब हम देखते हैं कि तुम क्या कमाल करते हो। चलो। इतना बोलकर राजा विक्रम एक सैनिक की ओर देखकर वीरभान से बोला, सुनो, क्या तुम इस सैनिक से मुकाबला करने के लिए तैयार हो? अगर तुमने इस सैनिक को हरा दिया तो मैं तुम्हें अपनी सेना में
भर्ती कर लूंगा। लेकिन हाँ, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले एक बार सोच लेना, आज तक इस सैनिक को बड़े से बड़े बलशाली योद्धा भी नहीं हरा पाए हैं। लेकिन बहुत सोच समझ कर हामी भरना, क्योंकि कई योद्धा तो इसके एक ही वार से अकाल मौत की आगोश में समा गए। हाँ। राजा विक्रम की बात सुनकर वीरभान गहरी सोच में डूब गया और फिर अचानक उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा। मैं तैयार हूँ महाराज, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है और उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो, तो वो बड़े से बड़े योद्धा का मुकाबला कर सकता है। इतना बोलकर तलवार उठाता है और कुशलता से इस अनुभवी सैनिक को पराजित कर देता है। अरे वाह 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 वीरभान, वाह! तुम्हारी युद्ध कला तो अद्भुत है। तुमने जिस सैनिक को पराजित किया, उस सैनिक को आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया था। हम तुम्हारी लड़ने की शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और हम तुम्हें सैनिक नहीं बल्कि अपनी पूरी सेना का सेनापति घोषित करते हैं। वीरभान गर्व से मुस्कुराता है। वो सफल हो गया था। एक विशाल नगर के किनारे बाजारों में चहल पहल थी। व्यापारी ऊंची आवाज में सौदे कर रहे थे। धनराज अपनी गठरी उठाए हुए इधर उधर घूम रहा था। वो एक दुकान पर रुक गया जहाँ एक व्यापारी बैठा हुआ था। पास में एक सुंदर युवती मंजरी व्यापारी की पुत्री बैठी थी। ए युवक, क्या तुम व्यापारी हो? जी हाँ, मैं इस नगर में व्यापार करने आया हूँ। जी। क्या तुम जानते हो कि व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? समय और विश्वास। जो समय को समझ ले और लोगों का विश्वास जीत ले, वही सफल होता है। हाँ। हाँ, तुम तो बहुत ही समझदार व्यापारी लगते हो। तुम चाहो तो मेरी दुकान पर ही अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। मैं समझदार व्यापारियों की बहुत कदर करता हूँ और मेरे पास तुम्हें व्यापार की काफी बारीकियां भी सीखने को मिलेंगी। हाँ। उस दिन से धनराज कुछ समय व्यापार की बारीकियों को समझने लगा और जल्द ही उसने एक छोटे स्तर से व्यापार शुरू करके अच्छे दामों में माल खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमत्ता से उसका व्यापार बढ़ने लगा। अरे धनराज, तुम तो भैया बहुत ही चतुर व्यापारी निकले। तुम्हारे पास हमेशा सबसे अच्छी और सस्ती चीजें होती हैं। ग्राहक भी हमेशा तुम्हारी दुकान पर आते हैं। हैं? आखिर ऐसा कर दे क्या हो भाई? व्यापार केवल मुनाफे का खेल नहीं है मित्रों, ये विश्वास और समझदारी का भी खेल है। मैं सही समय पर सही जगह से सामान खरीदता हूँ और अपने ग्राहकों को सबसे उचित मूल्य पर देता हूँ। बस यही मेरी तरकीब है। मंजरी धनराज की व्यापारिक कुशलता देखकर प्रभावित हो गई। पिताजी, ये आदमी बहुत बुद्धिमान लगता है। देखिए कैसे हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। सही कह रही हो बेटी। इस युवक में असली व्यापारी बनने की क्षमता है। हमें इसे अपने साथ काम करने का अवसर देना चाहिए। धनराज अपने व्यापार में लगातार सफलता पा रहा था। एक दिन मंजरी के पिता ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। उनका बड़ा व्यापार था और वो धनराज की कुशलता को पहचान चुके थे। धनराज भाई, हमने तुम्हारे व्यापार की चतुराई देखी है। तुम में एक कुशल व्यापारी बनने की पूरी क्षमता है। अब ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ
साझेदारी में व्यापार करना चाहोगे? अब ये तो मेरा सौभाग्य होगा सेठ जी, लेकिन मैं अभी नया हूँ, मेरे पास उतना अनुभव नहीं है जितना कि आपके पास है। अरे भाई, अनुभव समय के साथ में आ जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता और मेहनत इंसान में पहले से होती है। और देखो, तुम्हारे पास तो ये दोनों गुण हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास ईमानदारी है। यही एक सच्चे व्यापारी की पहचान होती है। धनराज ये सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ ही दिनों में वो मंजरी के पिता के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से व्यापार दुगनी तेजी से बढ़ने लगा। सेठ जी अब धनराज को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। एक दिन सेठ जी ने धनराज को अपने घर बुलाया। ये एक विशेष अवसर था। धनराज, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, कहिए ना, आपका क्या आदेश है, बताइए। तुमने मेरे व्यापार को देखो एक नई ऊंचाई दी है। तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और चतुराई देखकर मुझे लगता है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनने के योग्य हो। हाँ। धनराज ये सुनकर चौंक पड़ा। मंजरी हल्की मुस्कान के साथ खड़ी थी। सेठ जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। अरे क्या नहीं समझे? रुको, मैं तुमसे सीधी बात कहता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी मंजरी से विवाह कर लो। ये हुई सीधी बात। बताओ भाई अब। धनराज आश्चर्य में पड़ गया। वो मंजरी की ओर देखने लगा, जो शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। कुछ क्षण के मौन के बाद उसने धीरे से सिर झुका लिया। सेठ जी, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी। मैं मंजरी के योग्य बन सकूं, यही मेरी कोशिश होगी। कुछ ही दिनों में विवाह भव्य तरीके से संपन्न हो गया और धनराज अब नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। इधर चंद्रसेन शांत जंगल में, जहाँ पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी, एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी उसके कानों में किसी लड़की की आवाज टकराई। वो चौंककर इधर-उधर देखने लगा। उसके सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। मेरा नाम रूपाली है। तुम बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हो। मेरा नाम चंद्रसेन है। मुझे बांसुरी बजाकर लोगों का मनोरंजन करने का शौक है। तो क्या केवल तुम बांसुरी ही बजाते हो या कोई काम भी करते हो? काम? मेरा संगीत ही मेरा जीवन है। मैं जितना कमाता हूँ उतने में ही संतुष्ट हूँ। तो क्या तुम इसी से संतुष्ट रहते हो? वैसे तुम कौन हो? तुम्हें बांसुरी बजाना अच्छा लगता है और तुम्हें इससे शांति मिलती है, और मुझे गाना बहुत पसंद है। मैं भी गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करती हूँ। और तुम कहाँ रहती हो? मैं एक अनाथ हूँ। समझ लो कि मैं जंगल में ही रहती हूँ। अच्छा, तुम बांसुरी बजाओ। मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगी। रूपाली के कहने पर चंद्रसेन बांसुरी बजाने लगा और रूपाली मनमोह लेने वाले अंदाज में गाना गाने लगी। कुछ देर बाद चंद्रसेन रूपाली से बोला, हा। क्या गाती हो, क्या गाती हो। ऐसा लगता है कि मन तृप्त हो गया। तुम बहुत अच्छा गाती हो। अति सुंदर, अति सुंदर। और तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। अच्छा, कल मैं यहाँ फिर आऊंगी।
तुम फिर बांसुरी बजाना। उस दिन के बाद चंद्रसेन उस जगह पर रोज रोज आने लगा और बांसुरी बजाने लगा और रूपाली उसकी बांसुरी की धुन पर नए नए गीत गाने लगी। कुछ ही दिनों में उन दोनों की मुलाकात प्रेम में बदल गई और फिर एक दिन रूपाली चंद्रसेन से बोली, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। सोच लो, मैं एक अनाथ हूँ, क्या तुम एक अनाथ लड़की से विवाह करोगे? देखो, प्रेम ये सब बातें नहीं देखता। प्रेम प्रेम होता है, वो केवल दिल की बात सुनता है। हाँ। चंद्रसेन की बात सुनकर रूपाली मुस्कुराने लगी और पास के ही मंदिर में उन दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद तीनों भाई माँ गंगा के पास लौटते हैं अपनी अपनी सफलताओं के साथ। वीरभान और धनराज गर्व से भरे हुए थे, जबकि चंद्रसेन शांत और स्थिर नजर आता है। गंगाबाई अपने घर के आंगन में बैठी थी, उनकी आंखों में इंतजार झलक रहा था। तभी तीनों बेटे घर में प्रवेश करते हैं। वीरभान सबसे आगे था, सिर ऊंचा किए, सीने पर गर्व का भाव लिए। उसके पीछे धनराज, जिसने कीमती वस्त्र धारण किए थे, और अंत में चंद्रसेन, साधारण धोती कुर्ते में, जिसके साथ एक सुंदर युवती रूपाली थी। आ गए मेरे बेटो, देखो कितना समय बीत गया और अब तुम सब अपने अपने भाग्य का निर्माण करके लौटे हो। आओ बैठो मेरे पास। तीनों बेटे पास आकर बैठते हैं। वीरभान ने अपनी तलवार जमीन पर टिकाई। माँ माँ माँ, देखो देखो देखो। मैं अपनी तलवार के बल पर एक महान योद्धा बन गया हूँ। राजा ने मेरी वीरता देखी और मुझे अपने दरबार में सेनापति बना दिया। अब मैं सैकड़ों सैनिकों का नेतृत्व करता हूँ। ये देखो माँ, मेरी तलवार जो युद्ध में मेरे साथ रहती है। हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा। मेरा वीरभान अब सेनापति बन चुका है। धनराज मुस्कुराया और अपने हाथ में पहनी सोने की अंगूठी माँ को दिखाने लगा। और माँ, मैंने व्यापार की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। मैं एक बहुत बड़े नगर गया, जहाँ मुझे मंजरी मिली, एक बुद्धिमान व्यापारी की पुत्री। उसके पिता ने मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया और अब मैं भी एक सफल व्यापारी हूँ। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है माँ। हाँ। धनराज, तुमने भी बहुत अच्छा किया। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। वीरभान और धनराज एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर उनकी नजर चंद्रसेन पर पड़ी, जो अब भी चुप था। रूपाली उसके पास बैठी थी, शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। और चंद्रसेन, तूने क्या किया? कहीं तू अब भी वही बांसुरी बजाने वाला तो नहीं रह गया है? हाँ, सच कह रहे हो भैया। लगता है कि ये जंगल में एक लड़की को ब्याह कर लाया है और अब भी वही बांसुरी बजाकर ही अपनी पेट की आग बुझा रहा है। क्यों चंद्रसेन? चंद्रसेन मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। गंगाबाई उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी, लेकिन कुछ कहने से पहले रूपाली बोल पड़ी। किसी को उसके लिबास से मत परखिए, क्योंकि उसकी पहचान समय आने पर खुद सामने आ जाती है। वीरभान और धनराज उसकी बात पर हंसते हैं, लेकिन गंगाबाई चंद्रसेन की ओर देखती हैं, मानो उसे कुछ समझाना चाहती हो। तभी एक सैनिक घर के दरवाजे पर आता है। वो घोड़े से उतरता है और सीधे गंगाबाई के सामने झुककर प्रणाम करता है।
माता जी, राजा विक्रम स्वयं आप सबसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वीरभान चौंक उठा। धनराज के चेहरे पर हैरानी छा गई। चंद्रसेन अब भी शांत था, जबकि रूपाली मुस्कुराती रही। गंगाबाई के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। राजसी पोशाक में राजा विक्रम अपने अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने घोड़े से उतरकर गंगाबाई के घर की ओर कदम बढ़ाया, वीरभान और धनराज ने घुटनों के बल बैठकर उन्हें प्रणाम किया। चंद्रसेन और रूपाली अब भी शांत खड़े थे। महाराज की जय हो। महाराज, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप स्वयं मेरे घर पर पधारे। मैं नहीं जानता कि आपने यहाँ आने की कृपा क्यों की। हाँ महाराज, क्या हमसे कोई भूल हुई है क्या? मैं किसी भूल को सुधारने नहीं, बल्कि अपने प्रिय जन से मिलने आया हूँ। राजा विक्रम ने धीरे से रूपाली की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। मेरे पुत्रे, बेटा, बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए। पिताजी, मैं जानती थी कि एक दिन आप मुझे ढूंढ ही लेंगे। वीरभान और धनराज की आंखें विस्मय से फैल गईं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। चंद्रसेन चौंकता हुआ अपनी पत्नी रूपाली से बोला, रूपाली, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम एक राजकुमारी हो। ये सच है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो कि नहीं। मैं एक ऐसे युवक से विवाह करना चाहती थी जो मुझसे प्रेम करे, न कि मेरी पद प्रतिष्ठा को देखकर मुझसे विवाह करने की हामी भरे। ये सुनकर चंद्रसेन मुस्कुराने लगा। ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रही हैं? महाराज, ये क्या है? हाँ भाई, ये मेरी पुत्री है, इसमें कोई शक थोड़ी है। ये है राजकुमारी रूपाली। वर्षों पहले किसी कारणवश इसे महल छोड़ना पड़ा था, लेकिन मैंने अपनी पुत्री को कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमेशा एक गुप्तचर इनकी परछाई की तरह इनके पीछे लगा रहा और एक एक पल का समाचार हमें देता रहा। जब हमें पता लगा कि हमारी पुत्री ने अपनी पसंद से चंद्रसेन नाम के एक युवक से विवाह कर लिया है, हाँ, तब जाके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगाबाई भी आश्चर्य से चंद्रसेन को देखते हुए बोली, बेटा, तूने तो सच में अपने भाग्य को सबसे ऊंचा बना लिया। वीरभान, तुम एक वीर सेनापति हो, और धनराज, तुम एक बुद्धिमान व्यापारी। लेकिन आज तुम दोनों ने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। भाग्य का खेल निराला होता है। किसी का मजाक उड़ाने से पहले सोचना चाहिए कि जीवन कब क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। वीरभान और धनराज ने चंद्रसेन के पास जाकर उसे गले लगा लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। गंगाबाई ने अपने तीनों बेटों को गर्व से देखा और उनकी आंखों में संतोष था।